भैया लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों के एनर्जी बैंड डायग्राम करा दिए थे और डिफरेंस भी बता दिया था कि कंडक्टर्स के लिए जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम होता है, इंसुलेटर्स के लिए बहुत ज्यादा, सेमीकंडक्टर्स के लिए वैल्यू 0.7 से लेके अप्रोक्सीमेटली 1.17 या 1.5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। चलो उसके बाद फिर हमने स्टार्ट कर दिया था पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के मैंने आपको 3 चीजें बता दी थी, एक बार चेक कर लो वो तीनों चीजें याद है या नहीं। मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं तब तक। भाई थोड़ा सा बड़ा डायग्राम कि ये हमारा पीएन जंक्शन, एक साइड होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक साइड होगा हमारे पास एन टाइप सेमी। बिल्कुल। पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी कौन माइनॉरिटी कौन, और डायग्राम किस तरीके से बनेगा। अविनाश क्या कह रहे हो, ये कैसा नाम है? सर एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और माइनॉरिटी होल्स बिल्कुल। होंगे। पी टाइप के अंदर भैया हमारे मेजॉरिटी होल्स है, मतलब ये एक्सेप्टर है, तो इसके लिए हमारा बनता था नेगेटिव होल नेगेटिव होल नेगेटिव होल। यार किसी के माइक से डिस्टरबेंस आ रही है, प्लीज उसको चेक कर लो। नेगेटिव होल एंड देन अगेन नेगेटिव होल। वेयरएज एन टाइप में मेजॉरिटी है इलेक्ट्रॉन्स, तो पॉजिटिव एंड द इलेक्ट्रॉन। ये डोनर एटम है, हमारा डोनर आयन है। चलो ये डायग्राम बन गया, अब मैं स्टार्ट करता हूं। यार मैंने आपको पीएन जंक्शन के टाइम पे बताया था कि कंसंट्रेशन डिफरेंस होने की वजह से हमारे जो चार्जेस ये जंक्शन के पास है वो चार्जेस हमारे मूव करने लगेंगे कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। इधर इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी है, इधर होल्स की मेजॉरिटी है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा लेफ्ट साइड ट्रैवल करेगा। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड ट्रैवल करेगा तो वो होल जो एक वैकेंसी है वो उसको जाके फिल कर देगा। तो जब वो उसको जाके फिल कर देगा तो यहाँ पे अब कोई वैकेंसी नहीं बचेगी, यहाँ पे सिर्फ एक नेगेटिव आयंस की लेयर बचेगी, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आयंस की लेयर बनेगी। तो मैंने आपको बोला था कि जो ये चार्जेस कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से अपने आप ट्रैवल कर रहे हैं, इस चीज को हम कहेंगे डिफ्यूजन। और इन चार्जेस को ट्रैवल कराने की वजह से हमारे पास एक डिफ्यूजन करंट आएगा। डिफ्यूजन करंट ये बहुत ही छोटा होगा मैग्नीट्यूड में और बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए होगा। एक तरीके से इंस्टेंटेनियस कह सकते हो कि बहुत ही छोटे टाइम के लिए हुआ और फिर ये रुक गया। फिर मैंने आपको बताया था कि ये करंट रुका क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे बैटरी के टर्मिनल्स बनने लग गए हैं। एक लेयर बन रही है पॉजिटिव टर्मिनल की लेयर और एक बन रही है नेगेटिव टर्मिनल की लेयर। तो ये बैटरी ने चार्जेस के फ्लो को रोका है, इसलिए इस बैटरी का नाम क्या था? पोटेंशियल बैरियर। वेरी गुड, पोटेंशियल बैरियर, जिसको हम डिनोट करेंगे VB से। इसने चार्जेस को मूव करने से रोका है, डिफ्यूजन रोका है। अब इस पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू भले ही बहुत छोटी हो और ऊपर से जो ये थिकनेस है जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की लेयर बनी है, इस थिकनेस को हम कहेंगे डिप्लीशन लेयर। ये डिप्लीशन लेयर को हम डिनोट करेंगे स्मॉल d से। इसकी वैल्यू भी बहुत छोटी है, 1 माइक्रोमीटर्स है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बहुत ही ज्यादा हाई आने वाली है। यस सर, 5 × 10⁻⁵ यस सर। मेरे ख्याल से मैंने यहीं तक ही एक्सप्लेन किया था, अब अच्छे से चेक कर लो, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नो सर नहीं है। आई थिंक कशिश ये आपके माइक से डिस्टरबेंस आ रहा है, जब आप ऑन कर रहे हो, बाकी चेक कर लेना, कोई बात नहीं। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यार मैंने आपको बताया था कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये बहुत बहुत ज्यादा हाई है। सबसे पहले तो ये मेरे को ये बताओ, चार्जेस आगे ट्रांसफर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? भैया ये जो चार्जेस हैं ये ट्रांसफर इनका क्यों रुक गया? जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इनको रिपेल कर रहा है ना भाई बिल्कुल, एक्चुअली जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इन होल्स को रिपेल कर रहा है, जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ आने के बजाय दूर भेज रहा है। सिमिलरली ये पॉजिटिव टर्मिनल इन होल्स को यहाँ आने के बजाय दूर भेज रहा है। लेकिन अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को
इस पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा एनर्जी दे दी जाए, फिर तो ये यहाँ पे ट्रैवल करेंगे ना। यस सर करेंगे। Yes, Yes, sir. sir. भाई एक्चुअली पोटेंशियल मतलब एक तरीके से ये सोच लो कि बैरिकेडिंग लग गई, जैसे मैंने बोला था भैया लोग यहाँ पे इधर उधर ट्रैवल नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं बोल दूं कि भैया मैंने ज्यादा लोग इकट्ठे कर दिए, लोगों की एनर्जी बढ़ा दी, तो वो इस बैरिकेडिंग को तोड़कर निकल जाए, तो वो भी एक प्रोसेस होगा। लेकिन अभी फिलहाल क्या हो रहा है उस चीज को समझो यार। जो ये जंक्शन की लेयर है, इस जंक्शन की लेयर के अंदर ही काम सोचो। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, सिर्फ जंक्शन की लेयर को इमेजिन करना, ठीक है। तो भैया ये हमारे पास जंक्शन की लेयर बना दिया मैंने, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस के पास हो क्या रहा था, एक होल था, इधर पॉजिटिव आयंस के पास एक इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन तो होल में जाके खत्म हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास अभी भी वो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो है ना जो शेयरिंग करने में बिजी थे। यस Yes, सर। sir. भैया आपको एन टाइप का डायग्राम याद है? एन टाइप के डायग्राम में बताता हूँ sir. क्या था। एन टाइप में हमने जैसे ऐड करी थी फॉस्फोरस वाली इम्प्योरिटी, तो मैंने आपको कहा था इसके एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन तो अपनी शेयरिंग कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन खाली रह गया था, उसके साथ कोई दोस्ती यार करने के लिए था ही नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गया, ये तो होल में जाके खत्म हो गया, लेकिन भैया इसके पास अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेम यस सर। इधर नेगेटिव वाले के पास क्या हो रहा था, नेगेटिव में हमने एल्यूमिनियम वाली इंप्यूरिटीज ऐड करी थी, तो एल्यूमिनियम वाली इंप्यूरिटी के साथ क्या हो रहा था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज पड़ गई थी, इसलिए यहाँ पे होल क्रिएट हुआ था। तो ये होल तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी इसके पास भैया 3 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? यस सर। गुड गुड बढ़िया। अब यार हमने जब इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दी 5 into 10 to the power 5, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हुआ, जो यहाँ पे बॉन्ड बन रहे थे वो बॉन्ड टूटे। अगर ये बॉन्ड टूटा तो जो इलेक्ट्रॉन पहले शेयरिंग में बिजी था अब वो क्या हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो एक बार मैं यहाँ पे इसको अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, प्लीज चेक करना। मैंने कहा था कि भैया यहाँ पे बॉन्ड बन रहे हैं और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्री मतलब शेयरिंग कर रहा था। जब मैंने इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी दी, बॉन्ड ब्रेक हुआ और भैया ये वाला इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो गया। ऐसे ही ये सारे के सारे जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे के सारे फ्री हो जाएंगे। अगर ये सारे के सारे फ्री हो गए तो फिर भैया क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारा लेफ्ट साइड ट्रैवल करना शुरू कर जाएंगे, क्योंकि ये फ्री हो गए हैं और इन्होंने पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा एनर्जी गेन कर ली है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी मोटी थोड़ी है, 5 into 10 to the power 5 है। तो मतलब इन्होंने ना उस पोटेंशियल बैरियर को तोड़ दिया, बैरियर तोड़ दिया। तो अगर बैरियर तोड़ दिया तो इस जंक्शन की लेयर के अंदर अंदर ही भैया हमारा चार्ज फ्लो करने लगेगा, और ये चार्ज अब छोटा मोटा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन में तो केवल एक चार्ज मूव कर रहा था क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री था, लेकिन अब यहाँ पे 4 के 4 इलेक्ट्रॉन हर एक इसके फ्री हो गए हैं। तो भैया अब हमारे पास बहुत ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो जाएगा इस डिप्लीशन लेयर के अंदर अंदर। क्या ये चीज पूरी क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। बढ़िया। तो जो वो करंट प्रोड्यूस हुआ है सडनली एकदम से बहुत ज्यादा चार्जेस की वजह से, तो उस करंट को हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट कि भैया आपने चार्जेस को ड्रिफ्ट कराया है और एकदम से बहुत ज्यादा फ्लो हुआ। अब ये ड्रिफ्ट करंट ना तो छोटा होगा वैल्यू में और ना तो थोड़ी देर के लिए, ये ज्यादा देर के लिए फ्लो करेगा, चार्जेस भी ज्यादा है तो अमाउंट मतलब वैल्यू मैग्नीट्यूड भी इस करंट का ज्यादा होगा। तो बस पीएन जंक्शन से रिलेटेड ये मेन 3 कॉन्सेप्ट से जो आपको याद रखने हैं, डिफ्यूजन, पोटेंशियल बैरियर, डिप्लीशन लेयर एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हो गया सर। हो गया? बहुत बढ़िया, हाँ जी हो गया सर। गुड। लेकिन भाई एक चीज और चेक करो,
ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट इन दोनों की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? एक चीज ये चेक करो, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट की जो डायरेक्शन है वो सेम है या अपोजिट है? तो भाई अगर आप ध्यान दो, इधर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल था और इधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो मेरे चार्जेस अट्रैक्ट होके किधर जाएंगे? भैया मेरे चार्जेस अट्रैक्ट होके इधर जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव वाला इनको अट्रैक्ट कर रहा होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. तो यार डिफ्यूजन में चार्जेस इधर जा रहे थे, ड्रिफ्ट में चार्जेस इधर जा रहे हैं। तो बस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। भाई ड्रिफ्ट करंट को मैं आई कैपिटल डी से डिनोट कर रहा हूँ एंड डिफ्यूजन करंट को आई स्मॉल डी से। ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट याद रखना, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये याद रख के खत्म करो और इसमें आगे बढ़ते हैं। बाइसिंग, मिनट होगी। बढ़े क्या आगे? Yes, sir. Yes, sir. भैया ये स्ट्रेंथ क्यों कम हो रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। भाई आगे आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पीएन जंक्शन को हम किसी एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम इस पीएन जंक्शन को एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो वो चीज कहलाती है बाइसिंग। लेकिन हमारे पास बाइसिंग दो तरीके की होती है। एक होगी फॉरवर्ड बाइसिंग। तो भैया इधर ध्यान दो, क्या कर रहे हैं, पीएन जंक्शन का ये है इलेक्ट्रिकल सिंबल ये, और इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं किसी एक एक्सटर्नल बैटरी से। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। याद रखना जो ये ट्राइंगल वाला पार्ट है ये इंडिकेट करता है पी टाइप, और जो ये स्टिक है ये इंडिकेट कर रही है एन टाइप। तो अगर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूं तो और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूं तो ये चीज कहलाई जाती है फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या भैया सबको डायग्राम क्लियर हुआ? Yes, sir. बढ़िया। फॉरवर्ड बाइसिंग मतलब जैसे मैंने कह दिया कि भैया हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए और एन टाइप हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट। अब ये तो इसमें दिक्कत ये है कि बार बार ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, भैया भावनाओं को समझ जाना। यस सर, समझ गए। बढ़िया। पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस की लेयर जो जंक्शन लेयर थी, और यहाँ पे भैया हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव, मैंने छोटा सा डायग्राम बना दिया बस। और यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल बैटरी से। अब मेरे को एक चीज बताओ, इधर जो हमारे पास ये एक्सटर्नल बैटरी है और हमारे पास जो एक पोटेंशियल बैरियर वाली बैटरी आई थी, ये दोनों बैटरी एक दूसरे को अपोज कर रही है या एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है? सपोर्ट। चेक करो। नहीं अपोज। भैया ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। कैसे पता चला? इधर इसका नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो इसका क्या आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है। किसी के माइक से डिस्टरबेंस आ रहा है, प्लीज बंद करो। तो यार ये पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट फ्लो करता है, तो ये कोशिश करेगा करंट को इस तरीके से फ्लो कराने की, क्लॉकवाइज, लेकिन ये करंट को फ्लो कराने की कोशिश कर रहा है इस तरीके से। तो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो अगर दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं तो भैया चेक करो इसमें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने होते हैं। भैया सबसे पहला पॉइंट मेरे को बताओ, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि भैया हमारे पास ये V की जो वैल्यू है ये पोटेंशियल बैरियर से बड़ी है, तो क्या होगा? तो सर चलो एक चीज समझो, ये फ्लो कर जाएगा। बिल्कुल इधर इधर मैंने आपको क्या कहा था कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि इसको बैरियर ने रोक लिया। लेकिन अगर मैं इसको ज्यादा एनर्जी दूं, इससे ज्यादा,
तो फिर ये नेगेटिव भैया इधर जाएगा, इधर भी वही हो रहा है भैया। ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल जो मेरी एक्सटर्नल बैटरी का है, इन होल्स को रिपेल करेगा, तो भैया होल्स इधर मूव करेंगे, और ये नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। पहले पोटेंशियल बैरियर इनको रोक रहा था, लेकिन अब जो ये बैटरी की वैल्यू है ये इस पोटेंशियल बैरियर से बड़ी हो गई, तो ये इन चार्जेस को रोक नहीं पाएगा। तो भैया अब हमारा कौन सा करंट फिर से चालू हो जाएगा? डिफ्यूजन करंट फिर से चालू हो जाएगा। क्या भैया ये वाली बात समझ में आ रही है? Yes, sir. बढ़िया। तो इस केस में हमारा करंट फ्लो करेगा, डिफ्यूजन करंट भैया फ्लो करेगा। अब हो क्या रहा है, इधर हम बात करेंगे नेट पोटेंशियल की। भैया दोनों पोटेंशियल एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो नेट पोटेंशियल होगा V माइनस VB। तो अगर V माइनस VB हो रहा है, तो इधर पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ रहा है? भैया पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू इधर हमारी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ तक पहले नोट डाउन करो, फिर आगे बात करते हैं। यस सर, हो गया। बिल्कुल। चलो आगे देखो, फिर हो गया है तो। अब ये 3 पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ये याद रखने हैं। पहला पॉइंट भैया इफेक्टिव पोटेंशियल पूछा जाएगा, मतलब वी नेट, तो दैट इज V माइनस VB। मतलब हमारा जो पोटेंशियल है वो एक तरीके से डिक्रीज हुआ है। भैया अब क्या होगा, इधर हमारा सेकेंड पॉइंट, रेजिस्टेंस की बात करूं, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है, तो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो याद रखना हमारा इस केस में एकदम से लार्ज करंट फ्लो करेगा, लार्ज करंट फ्लो करेगा। तीसरा पॉइंट थोड़ा अपने आप सोच के बताओ, डिप्लीशन लेयर पे, भैया डिप्लीशन लेयर पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी? ये सोच के बताओ। डिप्लीशन लेयर की विड्थ की बात कर रहा हूं, डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी? Decrease. भाई वेरी गुड, याद रखना डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज क्यों हो जाएगी? क्योंकि अब चार्जेस को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा, इधर से होल आ रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इनको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है मर्ज होने के लिए, मिलने के लिए। तो याद रखना हमारी डिप्लीशन लेयर की विड्थ के साथ क्या होगा? डिप्लीशन लेयर की विड्थ डिक्रीज हो जाएगी। प्लीज एक बार सारे ये पॉइंट्स चेक करो एंड मेरे को बताओ क्या किसी को कोई डाउट है इसमें? राधिका मैडम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, बहुत लैग कर रही है। सर डिप्लेशन लेयर वाले को एक बार रिपीट कर दो। डिप्लीशन लेयर को एक बार रिपीट करना है। डिप्लीशन लेयर का मतलब है कि चार्जेस को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा मर्ज करने के लिए। तो अगर मैं दोनों साइड से फोर्स लगा रहा हूं और दोनों को ट्रैवल करा रहा हूं, तो फिर तो इनको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा ना भैया, दोनों ही मिल रहे हैं तो इनको तो कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। यस सर। तो भैया हमारे पास क्या होगा, इनको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, तो इसलिए जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ होगी वो कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि इनको कम डिस्टेंस करना पड़ा था। यस सर। क्या ये चीज क्लियर हो गई है राधिका मैडम? यस सर, डन। हो गया। अब इसी के बेसिस पे एक ग्राफ है, थोड़ा सा ग्राफ समझो कि भैया ग्राफ क्या है। इधर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल। एक बार फिर से रिकॉल करो, मेरे को बताओ अगर पोटेंशियल की वैल्यू VB से छोटी हुई क्या करंट फ्लो करेगा? नो सर। तो इधर यही हो रहा है कि भैया पहले पोटेंशियल की वैल्यू बहुत कम थी तो करंट बिल्कुल जीरो है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही पोटेंशियल की वैल्यू ने बैरियर को तोड़ा, वैसे ही एकदम से लार्ज करंट फ्लो करने लग गया। तो इधर यही होगा कि जैसे ही हल्का हल्का VB की वैल्यू को इंक्रीज कराऊंगा और वो पोटेंशियल बैरियर को इंक्रीज कर जाएगा, वैसे ही एकदम से
लार्ज करंट फ्लो करेगा। क्या चीज समझ में आ गई है? Yes, sir. डन। और इस ग्राफ का जो स्लोप है वो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन की तरह आएगा। ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन की तरह आ रहा है, तो मतलब भैया ये हमारा ओम्स लॉ फॉलो करेगा, क्योंकि ओम्स लॉ के लिए वी आई का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए। यस सर, हो गया सर। तो भैया ये कॉन्सेप्ट था हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग का। अब यही सारी चीजें समझने की कोशिश करो। सेकेंड वाला केस दैट इज रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग और फिर पढ़ेंगे कि इसी को हम कैसे डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। रिवर्स बाइसिंग में जैसे कि जस्ट उसका उल्टा, अब आप पी टाइप सेमीकंडक्टर को किससे कनेक्ट करोगे? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। और एन टाइप को कनेक्ट करोगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। तो ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, ये पी टाइप, ये एन टाइप। और फिर से यहाँ पे एक उसका छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ जंक्शन वाले उसका, कि भैया ये जंक्शन, ये हमारे पास यहाँ पे लेयर, और यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया भैया बैटरी को। अब मेरे को बताओ कि ये दोनों बैटरीज अब की बार एक दूसरे को सपोर्ट करेगी या एक दूसरे को अपोज कर रही है? सपोर्ट करेगी। भाई वेरी गुड। अब ये दोनों बैटरीज के जो टर्मिनल्स हैं वो सेम मैच कर गए हैं भैया। इधर भी नेगेटिव टर्मिनल, इधर पॉजिटिव टर्मिनल, और एक्सटर्नल बैटरी जो कनेक्ट करी उसके साथ भी यही हो रहा है। तो अब ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, ये दूसरे को सपोर्ट कर रही है, तो मतलब अब बैरिगेटिंग बढ़ गई है, अब बैरिगेटिंग और स्ट्रांग हो गई है। तो अगर अब बैरिगेटिंग और स्ट्रांग हो गई है, सबसे पहला पॉइंट वी नेट, भैया वी नेट इधर क्या लिखूंगा मैं? V प्लस VB। बैरिगेटिंग इंक्रीज हो गई है, स्ट्रांग हो गई है, तो क्या आप चार्ज मूव कर पाएगा किसी भी हालत में? नहीं कर। नो सर। तो हम कहेंगे कि भैया हमारा रेजिस्टेंस अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब चार्ज मूव ही नहीं कर पा रहा, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो गया है, तो करंट क्या हो जाएगा? 0। अब डिप्लीशन लेयर पे फर्क क्या पड़ेगा? डिप्लीशन लेयर की विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगी। भैया अब Increase हो चार्जेस जाएगी। को मिलने से ही रोक दिया, बल्कि आपने तो इनके बीच में और दूरी बढ़ा दी। पहले कम से कम ये तो हो रहा था कि ये दोनों चल रहे थे और मिल रहे थे, अब तो आपने इन दोनों के बीच में बल्कि रिपल्शन की वजह से और दूरी बढ़ा दी। तो इधर तो डिप्लीशन लेयर बढ़ गई है, डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी। हो गया सर। हो गया। अब बात करेंगे इसकी एक ग्राफ की। इसका भी एक ग्राफ है, इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं नेगेटिव एक्सिस में। नेगेटिव एक्सिस में क्यों ड्रॉ करते हैं? क्योंकि भैया रिवर्स बाइसिंग है, हमारा करंट इसमें रिवर्स इसमें चलेगा। यार किसी के माइक से बड़ी डिस्टरबेंस आ रही है। तो देखो इधर रिवर्स बाइसिंग में क्या हो रहा है भाई, जैसे जैसे मैं पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूं, हमारा करंट फ्लो नहीं कर रहा, करंट ऑलमोस्ट जीरो है। लेकिन आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद अगर आपने भैया पोटेंशियल बढ़ाया, इधर एक्स एक्सिस में पोटेंशियल है, अगर मैंने एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद पोटेंशियल बढ़ाया, तो हम देख रहे हैं कि सडनली एकदम से करंट बहुत ज्यादा, मतलब एकदम से लार्ज करंट फ्लो कर रहा है। और ये पोटेंशियल को हम डिनोट करेंगे VZ से। ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको अभी बाद में समझाया जाएगा, बस आप इतना समझ लो कि भैया मैं पोटेंशियल बढ़ाते जा रहा हूं, करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं पोटेंशियल एक लिमिट से बहुत ज्यादा बढ़ा दूं तो करंट एकदम से फिर धीरे धीरे नहीं बढ़ रहा। जैसे इधर देखो, इधर क्या हो रहा था, इधर मैंने पोटेंशियल बैरियर से बढ़ा कर तो करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन इधर करंट एकदम से बहुत ज्यादा मिलेगा, लार्ज करंट। और ये VZ क्यों लिखा है? क्योंकि इस VZ को हम कहते हैं
जेनर ब्रेकडाउन। अब जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है, अभी वो थोड़ी देर बाद काम करेंगे इस चीज का, बस आप इतना ही लिख लो अभी फिलहाल के लिए, जेनर ब्रेकडाउन। और इस वोल्टेज को कहेंगे जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसके बारे में भी प्रॉपर अलग से स्टडी करनी है, ये पूरा टॉपिक ही अलग से चलेगा। हो गया सर। हो गया, चलो हो गया सर। हो गया चलो सर। डन। तो अब यार बात करते हैं एप्लीकेशन, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग की एप्लीकेशन, कि हम डे टू डे लाइफ में इसको कहाँ यूज करते हैं। तो आ जाओ भैया, पहला टॉपिक हाफ वेव रेक्टिफायर। मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे भैया इसको। चलो भाई इधर समझो, ये हमारे पास है प्राइमरी कॉइल। आपने ईएमआई चैप्टर तो पढ़ा होगा ना। यस सर। ये है आपके पास प्राइमरी कॉइल, इसको मैंने पीसी लिख दिया। बेसिकली ये हमारा इनपुट है। यहाँ पे मैंने कनेक्ट करी है सेकेंडरी कॉइल, जिसमें मैं म्यूचुअल इंडक्शन करा के, जैसे ट्रांसफार्मर में होता है, बिल्कुल सेम वही ट्रांसफार्मर की तरह काम करेगा। यहाँ पे ये सेकेंडरी कॉइल, और यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं अपना पी एन जंक्शन, ये पी ये एन जंक्शन। और यहाँ पे हमारा कनेक्ट होगा कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जैसे एसी, गीजर, वाटर हीट, मतलब कुछ भी, ये सब चीजें। तो इसको हम कहते हैं लोड। लोड का मतलब कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक डिवाइस। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। अब मेरे को बताओ, हमारे घर में जो करंट आता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है या डायरेक्ट करंट होता है? अल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू भी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी और डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी। मतलब मेरा इनपुट कुछ इस तरीके से होगा कि आधी साइकिल के लिए वो चलेगा पॉजिटिव, फिर आधी साइकिल के लिए नेगेटिव, फिर से आधी साइकिल के लिए पॉजिटिव। इस तरीके से वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। तो मतलब अगर मैं इधर ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो आधी साइकिल के लिए ये ऊपर वाला पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा और ये नीचे वाला पॉइंट नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा हाफ साइकिल के लिए। तो इधर भी यही होगा, इधर हाफ साइकिल के लिए ये किसकी तरह बिहेव करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरह, और ये डाउनवर्ड्स किसकी तरह बिहेव करेगा? नेगेटिव टर्मिनल। तो भैया यहाँ पे लिख रहा हूँ, चेक करना, यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में भैया हाफ साइकिल के लिए, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए मेरे को बताओ, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये कौन सी बाइसिंग हो गई? फॉरवर्ड बाइसिंग या रिवर्स बाइसिंग? फॉरवर्ड। भैया मैंने पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, तो हाफ साइकिल के लिए ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई। तो अगर ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई तो ये करंट को फ्लो करने देगा या नहीं करने देगा? करने देगा। भैया ये करंट को फ्लो करने देगा, क्योंकि याद रखना फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट फ्लो होता है। तो भैया इधर मैं आउटपुट की बात करूं तो हमारे पास हाफ साइकिल में करंट आएगा और पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अब बात करो नेक्स्ट हाफ साइकिल की, तो अगर मैं नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात करूं तो भैया ये हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, तो ये भी नेगेटिव ये भी पॉजिटिव। अब सेकंड हाफ साइकिल में ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? फॉरवर्ड बाइसिंग या रिवर्स बाइसिंग? रिवर्स बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग में क्या करंट फ्लो करता है? नहीं करता। तो आपको सेकंड नेगेटिव साइकिल के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा, ब्लैंक। फिर से थर्ड, मतलब ये सेकंड तो हो गई, सॉरी, फर्स्ट हाफ साइकिल, सेकंड हाफ साइकिल, अब थर्ड हाफ साइकिल। तो फिर से थर्ड हाफ साइकिल के लिए क्या करेगा? ये फॉरवर्ड बाइसिंग करेगा। तो भैया फिर से थर्ड हाफ साइकिल के लिए हमारे पास करंट आएगा। तो इस तरीके से हमें आउटपुट मिलेगा। ऑल्टरनेट साइकिल के लिए आउटपुट मिलेगा, ऑल्टरनेट साइकिल के लिए आउटपुट नहीं मिलेगा।
मतलब ये नेगेटिव को खत्म कर रहा है। ये सिर्फ करंट हमें एक ही डायरेक्शन में देगा, एक ही डायरेक्शन में, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल। नेगेटिव साइकिल दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो करने ही नहीं देगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, कि हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव साइकिल आई है, नेगेटिव साइकिल पूरी की पूरी कट कर दिया हमने, खत्म ही कर दिया। चेक कर लो, हाफ वेव रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? यस सर। वेरी गुड। सर एक बार इसको ना फिर से समझाना। फिर से समझाना साक्षी, ठीक है डन। साक्षी मैं क्या कह रहा हूँ, बस आपको ये चेक करना है कब कब फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही है और कब कब रिवर्स बाइसिंग हो रही है। और इतना और याद रखो, रिवर्स बाइसिंग में क्या करंट फ्लो करता है? नो सर। फॉरवर्ड बाइसिंग में ही करंट फ्लो करता है। तो मैं बोल रहा हूँ पहले हाफ साइकिल की बात आई, और ये पॉजिटिव साइकिल है। पॉजिटिव साइकिल का मतलब ये लिख लो यहाँ पे कि ये फॉरवर्ड बाइसिंग का काम करेगा, और नेगेटिव साइकिल का मतलब कि ये रिवर्स बाइसिंग का काम करेगा। तो हमारी पहली हाफ साइकिल के लिए फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही है ना, तो भैया ये करंट को पास करने देगा और मेरा इलेक्ट्रिक डिवाइस काम कर जाएगा। अब नेगेटिव साइकिल में, मतलब जो हमारे पास रिवर्स बाइसिंग है, उसमें मेरा इलेक्ट्रिक डिवाइस काम करता अगर करंट को मैं उल्टा फ्लो करने की परमिशन देता। जैसे कंडक्टर्स में होता है, कंडक्टर्स में मैंने बताया था ना, करंट भैया बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दूंगा तो करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है सेमीकंडक्टर से। तो भाई आई रिपीट, यहाँ पे चेक करो, आपको शायद ये चीज क्लियर हो जाएगी। भाई मैंने आपको बोला था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। एक बार बताओ मेरे को क्या क्या डिफरेंस बताए थे मैंने आपको। भाई कंडक्टर्स के अंदर दिक्कत ये है, एक तो अमाउंट ऑफ चार्ज कंट्रोल नहीं कर सकते, ऊपर से कंडक्टर में आप डायरेक्शन भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे अगर ये मेरे पास वायर है, अगर मैं इसको बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दूं तो भैया मेरा करंट कैसे फ्लो करेगा? मेरा करंट इस तरीके से फ्लो करेगा। ये डायरेक्शन क्या हो गई? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मैं बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दूं तो क्या कंडक्टर करंट फ्लो कराने से रोकेगा? नहीं। नहीं, करंट अभी भी फ्लो करेगा, लेकिन बस अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉक। यार बिल्कुल। तो ये कंडक्टर के साथ अच्छी बात भी कह सकते हो और ये एक बुरी बात भी कह सकते हो कि कंडक्टर में करंट ऐसे भी फ्लो करेगा, ऐसे भी। तो मतलब कंडक्टर ऑल्टरनेटिंग करंट को फिल्टर नहीं कर सकता। कंडक्टर में पॉजिटिव साइकिल में भी करंट फ्लो करेगा और नेगेटिव साइकिल में भी करंट फ्लो करेगा। क्या चीज समझ में आई है यहाँ तक? इंसुलेटर के अंदर तो दोनों ही केस में करंट फ्लो नहीं करेगा, ना पॉजिटिव साइकिल ना नेगेटिव साइकिल। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के अंदर खासियत क्या है? आप करंट की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो करंट सिर्फ क्लॉकवाइज फ्लो करे तो करंट सिर्फ क्लॉकवाइज ही फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज को कट कर देगा। सिमिलरली अगर आप चाहते हो करंट सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे तो वो सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज को कट कर देगा। तो इधर यही हो रहा है, मेरी फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए फॉरवर्ड बाइसिंग हो रहा है। तो देखो मेरा करंट इधर फ्लो कर रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे मेरे को आउटपुट मिला। लेकिन जब नेक्स्ट साइकिल की बात है रिवर्स बाइसिंग की, तो भैया रिवर्स बाइसिंग में क्या ये करंट को इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करने देगा? नहीं। नो सर। क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में करंट नहीं जाता, तो इसलिए ये क्या करेगा? नेगेटिव साइकिल को बिल्कुल कट ही कर देगा, बोलेगा भैया हम करंट को एंटी क्लॉकवाइज फ्लो नहीं करने देंगे, कट, खत्म। फिर से बात आई फॉरवर्ड बाइसिंग की। इसने कहा फॉरवर्ड बाइसिंग मतलब क्लॉकवाइज, चलो करने दो फ्लो, तो करने दिया। ओके सर। अब क्लियर है साक्षी आपको? यस सर। अब लेकिन इसमें अगर आप, अब इसमें एक दिक्कत क्या है? जैसे सपोज आपने घर में एक बल्ब लिया और उसको इस हाफ वेव रेक्टिफायर की डिवाइस से कनेक्ट कर दिया, तो आपका बल्ब है ना डिस्को लाइट बन जाएगा। डिस्को लाइट कैसे? आधे के लिए ग्लो करेगा, आधे के लिए ग्लो नहीं करेगा, आधे के लिए ग्लो करेगा, आधे के लिए ग्लो नहीं करेगा। तो ये तो एक तरीके का आपका फ्लक्चुएटिंग हॉरर मूवी जैसा सीन हो जाएगा। यस सर। तो हम क्या करेंगे? हम ये नहीं चाहते,
हम चाहते हैं कि बल्ब कंटिन्यूअसली ग्रो क्या है गलती से ग्लो करे, और करंट हमें पॉजिटिव साइकिल में ही मिलना चाहिए, नेगेटिव साइकिल में आना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने इसका भैया दूसरा मेथड यूज किया। दूसरा मेथड है हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर जैसे कि हमारे घर का स्टेबलाइजर होता है, एसी वगैरह के साथ जो स्टेबलाइजर कनेक्ट करते हैं, वो बेसिकली फुल वेव रेक्टिफायर है। तो आओ मैं इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ, भैया चेक करेंगे ये भी समझ में आ रहा है या नहीं। भैया यहाँ पे मैंने लिया फिर से वही अपना प्राइमरी कॉइल विच विल गिव अस इनपुट। यहाँ पे मैंने लिया सेकेंडरी कॉइल जहां से हम बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन करा रहे हैं बस। यहाँ पे भी अब एक सेमीकंडक्टर कनेक्ट होगा पीएन। इस पीएन जंक्शन को याद रखना हम डायड कहते हैं। पीएन जंक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, डायड। तो इधर मैं लिख रहा हूँ डायड 1, और सिमिलरली इधर एक दूसरा डायड कनेक्ट होगा डायड 2। और अब इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन दोनों डायड से कनेक्टेड है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस आ रहे। तो आओ भैया डिस्कस करते हैं कैसे काम करेगा ये हमारा इनपुट पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल, ये करंट था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आउटपुट डिस्कस करना है। चलो लेट्स डिस्कस द आउटपुट। लिख देता हूं पहले इनपुट आउटपुट। चलो मेरे को बात करो फर्स्ट हाफ साइकिल्स के लिए। मेरे को बताओ फर्स्ट हाफ साइकिल में सपोज मैं इसको ले रहा हूं पॉजिटिव, इसको ले रहा हूं नेगेटिव, तो मेरा डायड 1 फॉरवर्ड बाइसिंग हुआ या रिवर्स बाइसिंग हुआ? फॉरवर्ड। लेकिन डायड 2 क्या हो गया? रिवर्स। तो भैया फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए। फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए क्या होगा भैया, हमारा डायड 1 काम करेगा लेकिन डायड 2 करंट को रोक देगा। डायड 2 से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन डायड 1 तो करंट फ्लो करा रहा है ना, तो हमारा करंट इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। यस सर। राधिका मैडम पीछे गाने सुन रही हैं आप? नहीं सर, वो मेरी सिस्टर आई थी ना। ठीक है, तो याद रखो भैया हमारा ये फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करेगा, रिवर्स बाइसिंग में काम नहीं करेगा। तो मेरे पास आउटपुट आएगा पॉजिटिव साइकिल। अब बात करो नेक्स्ट हाफ साइकिल की। तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में भैया ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव। एक्शन लो, एक्शन लो फिर वो दोनों ये बना नेगेटिव, ये बना पॉजिटिव। तो अब हमारा डायड 1 क्या हो गया है? इन लोगों का ना छोड़ो ना। आरएमएक्स माइक म्यूट करो। और मैं से भैया अब सेकेंड हाफ साइकिल के लिए रिवर्स बाइसिंग के लिए डायड 1 बन रहा है रिवर्स बाइसिंग, लेकिन डायड 2 बन रहा है फॉरवर्ड बाइसिंग। तो अब की बार करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा, ये तो कट हो गया नीचे। बिल्कुल। अब की बार करंट भैया नीचे की तरफ से फ्लो करेगा, मतलब करंट अभी भी मिलेगा। और अगर आप देखो रेजिस्टेंस से करंट पहले भी इस तरीके से जा रहा था लेफ्ट साइड, अभी भी लेफ्ट साइड ही जा रहा है। तो करंट की डायरेक्शन इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक अप्लायंस से चेंज नहीं हुई है, करंट की डायरेक्शन सेम है। तो अब जो नेगेटिव साइकिल है ना, उसके लिए भी करंट मिलेगा और पॉजिटिव साइकिल में ही मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा हर सिचुएशन में करंट मिलेगा और उसकी डायरेक्शन भी फिक्स हो गई है। तो ये काम है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का, कि हमारा हर साइकिल में करंट मिलना भी चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। हो गया सर। हो गया? गुड। सर 1 मिनट वेट। आराम से।
सर हमारे को एग्जाम में भी ऐसे आते बनाने के लिए डायग्राम। डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा, आपके एग्जाम में कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। न्यूमेरिकल तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। न्यूमेरिकल आता है आपके एग्जाम में, अगर न्यूमेरिकल की बात करोगे तो न्यूमेरिकल आता है जेनर ब्रेकडाउन पे, जो अभी हमें पढ़ना है। जेनर ब्रेकडाउन पे आता है न्यूमेरिकल। ये सब तो थ्योरेटिकल है, जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो गया सर, हो गया। हो गया। और वैसे भी एक चीज याद रखना, मेंस एग्जाम में यूजुअली सेमीकंडक्टर्स बिल्कुल ना के बराबर आता है। मेंस एग्जाम में सेमीकंडक्टर इतना वेटेज रखता नहीं है आपका। बस हमारे बोर्ड के एग्जाम में रखता है ये। हाँ, बोर्ड के एग्जाम में तो प्रॉपर आएगा ही आएगा। चलो, अब यार इस फुल वेव रेक्टिफायर के साथ भी एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है इस फुल वेव रेक्टिफायर के साथ? भैया इस फुल वेव रेक्टिफायर को अगर आप नोटिस करो, हमारे पास जो आउटपुट मिल रहा है वो हमारे पास भले ही डायरेक्शन कांस्टेंट हो गई है। भाई सबसे पहले तो मेरे को बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट? पहले तो ये बताओ। अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन चेंज होती है और डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन चेंज नहीं होती। भाई अल्टरनेटिंग करंट के अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही चेंज होते हैं। मैग्नीट्यूड भी देखो ना, हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे पहले 0 था, फिर बढ़ा, फिर पीक वैल्यू, फिर ये आपने अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में पढ़ा ही होगा। हाँ जी। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब कुछ चेंज हो रहा है इधर, दोनों के दोनों। लेकिन डायरेक्ट करंट के अंदर क्या है भैया? डायरेक्ट करंट के अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड भले ही चेंज हो जाए, लेकिन डायरेक्शन क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। डायरेक्शन कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो इधर क्या हुआ है? इधर हमारे पास डायरेक्शन तो कांस्टेंट आ गई, लेकिन जो वैल्यू की बात करूं, क्या वैल्यू कांस्टेंट आई है? इधर नहीं सर, वैल्यू चेंज हो रही है। लेकिन अब ये भी एक दिक्कत वाली बात है। क्या दिक्कत वाली बात है? अगर मेरे किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस से ऐसे कंटिन्यूअसली करंट चेंज होता रहेगा, तो मतलब वो ग्लो ब्राइट इस तरीके चलेगा, तो ये तो हमारे इलेक्ट्रिक डिवाइस को डैमेज कर देगा भैया। एक मतलब बार बार इतना वेरिएशन, जैसा आपने देखा है ना, हम स्विच ऑन ऑफ बार बार करते रहेंगे तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। यस सर। तो इधर भी यही होगा। अगर कंटिन्यूअसली करंट की वैल्यू चेंज होती रही तो हमारा इलेक्ट्रिक डिवाइस तो भैया डैमेज हो जाएगा। तो मतलब फुल वेव रेक्टिफायर डायरेक्शन तो सही कर दिया, लेकिन अब वैल्यू कैसे चेंज कराएं? तो याद रखो, इसका भी एक इलाज है, और इसका इलाज है फिल्टर सर्किट। एक मिनट रुकना प्लीज, आप इतने यहां तक नोट डाउन कर लो। हाँ भाई, यहाँ तक हो गया सबका? यस सर, हो गया। यस सर हो गया। तो आओ बात करते हैं फिल्टर सर्किट्स की। भैया फिल्टर सर्किट हमारे पास मतलब मल्टीपल है, बहुत सारे होते हैं, 3-4 टाइप के हैं, लेकिन हमें मेनली पढ़ने हैं 2 जो हमारे सिलेबस में है। एक हमें करना है सीरीज इंडक्टर सर्किट, और दूसरा है शंट कैपेसिटर सर्किट। तो आओ एक एक करके इनकी बात करते हैं। सीरीज इंडक्टर फिल्टर और शंट कैपेसिटर फिल्टर। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कल यस कर लिया। चलो बढ़ूं आगे, स्टार्ट करूं? यस सर। यस सर। स्टार्ट करने से पहले सर 1 मिनट
पीछे वाली स्लाइड शो करना। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। स्क्रीन फ्रीज, freeze हो गए। ये क्या हो गया? सर ठीक हो गया। नहीं नहीं, अब आ गए, अब तो आ गए। ठीक है, ठीक आप एक नए मोड में फ्रीज हो गए थे। है। आवाज क्लियर आ रही है, लेकिन शायद से वीडियो का इशू आ गया होगा। अब हाँ जी, अब तो वीडियो भी आ गई। रुको, मैं वीडियो ऑफ कर लेता हूँ, फिर बाद में थोड़ी देर में फिर से ऑन कर लूंगा। सर आ गई अब ढंग से वीडियो। आ गई? चलो, ठीक है, तो आगे बढ़िया बात सर हो गया। है। चलो डन, आ जाओ। तो भैया लिखो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सीरीज इंडक्टर सर्किट। लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने कहा, रिकॉल कराना है आपको ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर। भाई अगर आपको याद हो, आपने पढ़ रखा होगा LCR सर्किट, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, ये सर्किट। तो मेरे को बताओ, इंडक्टर, ये मैंने एक इंडक्टर लिया। इंडक्टर कुछ रेजिस्टेंस देता है, उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। XL का फॉर्मूला बताओ, XL का फॉर्मूला क्या था? L ओमेगा। वेरी गुड, ओमेगा L। तो मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा 2 पाई FL। मतलब हमारा XL फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो मेरे को बताओ, इंडक्टर ऑल्टरनेटिंग करंट को ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी को रोकेगा या पास करने देगा? क्वेश्चन समझ में आया? फ्लो नहीं करने देगा। नहीं बिल्कुल। तो इधर ध्यान दो, अगर मेरे पास ऑल्टरनेटिंग करंट हाई फ्रीक्वेंसी का लेता हूं, हाई फ्रीक्वेंसी का लेता हूं, तो उस केस में क्या होगा? फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो XL हाई होगा, रेजिस्टेंस अगर हाई है तो भैया ये करंट को फ्लो करने नहीं देगा। तो हमारा इंडक्टर सिर्फ किसको पास करने देगा? या तो डायरेक्ट करंट को, या तो ऑल्टरनेटिंग करंट को, लेकिन वो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए। सिमिलरली यही चीज मेरे को बताओ कैपेसिटर के लिए, कि अगर मैं एक कैपेसिटर ले रहा हूं तो ये भी एक रेजिस्टेंस देता है, उसको हम डिनोट करते हैं XC से। XC का फॉर्मूला होता है 1 बाय ओमेगा C। ओमेगा सी। तो ये हो गया 1 बाय 2 बाय FC। दीपिका प्लीज माइक म्यूट करो, आपके माइक से ही डिस्टरबेंस आ रहा था। XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। तो इधर मैं AC हाई फ्रीक्वेंसी का लूं तो भैया अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो अब हमारे पास रेजिस्टेंस कम होगा और ये करंट को फ्लो कराने देगा। यस सर। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी को पास करने देगा, लेकिन डायरेक्ट करंट एंड AC ऑफ लो फ्रीक्वेंसी ये उसको ब्लॉक करेगा। तो यार यही हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं या तो सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी पास करे ताकि जो लो आउटपुट्स हैं वो कट जाए और मेरे पास हाई फ्रीक्वेंसी का ही एक ग्राफ बनेगा, या तो सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी पास करे और हाई फ्रीक्वेंसी कट जाए। तो मेरे पास उस केस में भी डायरेक्ट करंट आएगा कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का। क्या ये बात समझ में आ रही है या रिपीट करना है? ठीक है, बाकी एक बार समझा देता हूँ। हमारे साथ ऑल्टरनेटिंग करंट में दिक्कत क्या है? फ्रीक्वेंसी कम भी है, ज्यादा भी है, कम भी है, ज्यादा भी है। अब मैं चाहता हूं या तो सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी पास करे। अगर सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी पास करेगी तो मेरे पास डायरेक्ट करंट है ना, आएगा तो सही, लेकिन बस उसकी वैल्यू छोटी होगी, मतलब छोटा करंट पास करेगा। भैया कोई दिक्कत नहीं, हमें तो डायरेक्ट करंट चाहिए, चाहे छोटा पास करे चाहे बड़ा पास करे। और अगर मैं लो फ्रीक्वेंसी को कट कर दूं और हाई फ्रीक्वेंसी को पास करने दूं तो भी मेरा फायदा ही है। सिर्फ ये हाई करंट को पास करने देगा, लो करंट को कट कर देगा। चीजें क्लियर हुई? यस यस सर। तो बस यही चीजों का यूज करना है। तो आ जाओ भैया, पहला सीरीज इंडक्टर सर्किट, सीरीज इंडक्टर फिल्टर सर्किट। तो अभी जो आपने फुल वेव रेक्टिफायर ड्रॉ किया ना, वो ही फिर से ड्रॉ करना है। तो बस मैं उसका प्राइमरी वाला डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आप भावनाओं को समझ जाना। भैया मैं सिर्फ सेकेंडरी कॉइल वाला डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि वाई टू वेस्ट द टाइम। भैया इस तरीके से कि ये हमारा लोड रेजिस्टेंस था, ये हमारा सेकेंडरी कॉइल, ये हमारा डायोड 1
और ये हमारा डायड 2। चेक करके देख लो, कोई दिक्कत? नो सर। बढ़िया। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम एक इंडक्टर कनेक्ट कर देंगे, बस इतना सा काम है। हम यहाँ पे एक इंडक्टर कनेक्ट कर देंगे। तो अब ये इंडक्टर क्या करेगा भैया? अब ये इंडक्टर हमारे कौन से करंट को पास करने देगा, लो फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी? हाई फ्रीक्वेंसी। सॉरी, एक चीज की दिक्कत है, प्लीज इसको करेक्ट करो, डायग्राम को हल्का सा करेक्ट करो प्लीज। दिक्कत ये है कि मेरा इंडक्टर सिर्फ डायोड 1 से कनेक्टेड हो रखा है अभी। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे डायोड 1 और डायोड 2 को कनेक्ट कर देंगे। यहीं पे अगर डायोड 1 और डायोड 2 को कनेक्ट किया तो चाहे करंट किसी से भी फ्लो करे, उसको पास इंडक्टर से करना ही पड़ेगा। और इस इंडक्टर को मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दूंगा। एक बार सॉरी चेक करो, डायग्राम समझ में आ रहा है या रिपीट करना है? सर ये जो इंडक्टर कनेक्ट किया ना, यहाँ से रिपीट। ठीक है दीपिका, देखो पहले मैंने क्या किया था, हमारा जो इंडक्टर था वो सिर्फ डायोड 1 से कनेक्टेड था। तो डायोड 1 तो ठीक है, फिल्टर हो जाएगा, लेकिन डायोड 2 तो फिर फिल्टर नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि उससे इंडक्टर कनेक्टेड नहीं था। यस सर। तो मेरे को दोनों से कनेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, डायोड 1 डायोड 2 को ज्वाइन कर दूंगा और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इंडक्टर को ले आऊंगा। दीपिका ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी सर। अब इंडक्टर को कनेक्ट करना है आपके एक्सटर्नल डिवाइस से। तो इधर इंडक्टर क्या करेगा, तो जैसे अभी हमने पीछे लिखा ना, बस वही चीज यहाँ पे चेक दो, मतलब कॉपी पेस्ट मार दो कि भैया हमारा ये इंडक्टर एसी के हाई फ्रीक्वेंसी वाले करंट को भैया कट कर देगा। यस सर। यस सर। हाई फ्रीक्वेंसी को कट कर देगा, तो इधर हमारे पास स्मूथ लो एक फ्रीक्वेंसी। डीसी करंट मिलेगा ऑफ लो फ्रीक्वेंसी। आप यहाँ लिख लो, आपके पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा डीसी करंट ऑफ लो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी तो कट हो गया। बस सिंपल सा डायग्राम था ये आपका। सीरीज इंडक्टर नाम से समझ में जाना चाहिए। सीरीज इंडक्टर का मतलब सीरीज में कनेक्ट किया इंडक्टर। यस इंडक्टर में सर। सीरीज में कनेक्ट होगा। डन। यस सर, हो गया। हो गया सर। नहीं सर 2 मिनट रुको, बस 1 मिनट। सर डायग्राम ही रिपीट कर दो एक बार। डायग्राम फिर से रिपीट करना है कशिश, ठीक? यस सर। देखो कशिश, पहले मैंने डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ किया था कि ये D1 और यहाँ पे इंडक्टर कनेक्टेड था, और ये डायग्राम कुछ इस तरीके से। तो यार इधर तो जो ये इंडक्टर है वो सिर्फ D1 से जा रहा है, मतलब D1 से जो करंट पास होगा ना सिर्फ वो इंडक्टर से पास करेगा, लेकिन D2 से जो करंट जाएगा वो तो सीधे सीधे रेजिस्टेंस तक पहुंच गया ना, वो तो फिल्टर ही नहीं हो पाया। यस सर। मेरे को इंडक्टर दोनों जगह कनेक्ट करना पड़ेगा, D1 के साथ भी और D2 के साथ भी। तो या तो आप एक काम कर लो, एक इंडक्टर यहाँ पे भी ड्रॉ कर दो, तो ये आपका डायग्राम ठीक हो जाएगा। या फिर आप क्या करो, D1 D2 को दोनों को एक कॉम्बिनेशन बना दो और इसके कॉम्बिनेशन को इंडक्टर से ज्वाइन कर दो। यस सर। अब समझ में आ गया आपको? यस सर। अब मेरे को बताओ, आपने पढ़ रखा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट में कि हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कनेक्ट करते हैं, तो एक शंट कनेक्ट करते हैं। शंट हम सीरीज में कनेक्ट करते थे या पैरेलल में? सीरीज में। सीरीज में। शंट सीरीज में कनेक्ट नहीं होता, शंट कनेक्ट पैरेलल में कनेक्ट होता है। पैरेलल में। तो इधर इसका मतलब अपने आप समझ जाओ, शंट कैपेसिटर मतलब शंट का मतलब बहुत छोटी वैल्यू, मतलब बहुत छोटा कैपेसिटर की वैल्यू कनेक्ट करनी है और वो पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए। यस सर। तो डायग्राम इसका फिर से डिस्कस करते हैं भैया, ये कुछ डायग्राम इस तरीके से। फिर से यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन, सॉरी ये इन दोनों का इस तरीके से कॉम्बिनेशन, यहाँ से एक वायर निकाल लेते हैं। ये अब की बार पैरेलल में कनेक्ट होंगी चीजें। चलो डायग्राम बनाओ भैया। ये हो गया हमारा सेकेंडरी कॉइल, यहाँ पे डायोड 1
और यहाँ पे डायट 2। मैंने देखो इन दोनों को इस वाले इसको ग्रीन कलर कर देता हूँ। मैंने ये ग्रीन कलर की वायर से ज्वाइन किया है इनके कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए। फिर यहाँ पैरेलल में, अब की बार पैरेलल में कनेक्ट होगा। यहाँ पैरेलल में हम कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर को सी, और इनके पैरेलल में कनेक्ट होगा हमारा इलेक्ट्रिक डिवाइस RL, और ये इस तरीके से सेटअप होगा। अब D1 से जाए करंट या D2 से जाए, तो उसको अल्टीमेटली पास कहां से करना पड़ेगा? कैपेसिटर से करना पड़ेगा। कैपेसिटर से। तो इधर अब लिख लो क्या क्या चीजें हो जाएंगी। इधर अब की बार AC ऑफ लो फ्रीक्वेंसी हमारा कट हो जाएगा, और हमारे पास इधर आउटपुट में क्या मिलेगा? इधर आउटपुट में मिलेगा हमारे पास DC ऑफ हाई वोल्टेज, हाई फ्रीक्वेंसी। बस ये सिंपल से आपके दो डायग्राम हो गए फिल्टर सर्किट्स। हो गया सर। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। हो गया सर। चलो भैया यहाँ तक हमारा मोस्टली कह सकते हो अब थ्योरेटिकल पार्ट हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट क्लास में करना है, जैसे मैंने कहा, न्यूमेरिकल वाला पार्ट, जेनर ब्रेकडाउन, और उसके बाद हम करेंगे लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या आपने पढ़ रखे हैं पहले से या नहीं? नो सर। तो लॉजिक गेट्स करेंगे। लॉजिक गेट्स बहुत ही सिंपल टॉपिक है, मतलब वो सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक होता है इसका। बाकी आज के लिए इतना ही, मोस्टली 2 क्लासेस और ये चैप्टर खत्म। यस सर। यस सर। चलो तो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय सर। बाय 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 बाय।